अभी हम बात कर रहे हैं लाहौर एसईओ स्ट्रेटजी के बाद। लाहौर एसईओ स्ट्रेटजी क्या है और लाहौर एसईओ स्ट्रेटजी में और कराची एसईओ स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क है और क्यों फ़र्क है। लाहौर एसईओ स्ट्रेटजी जो है ना वो बिज़नेस वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से है कि बिज़नेस वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अब ई कामर्स वेबसाइट भी बिज़नेस वेबसाइट होती है और सर्विस वेबसाइट बिज़नेस वेबसाइट होती है। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऐसी वो वेबसाइट जिसके ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐड टू कार्ट के ज़रिए आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ई कामर्स का हिस्सा कुछ बनाते हैं, तो वो आपकी ई कामर्स वेबसाइट आएगी। और ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर ऐड टू कार्ट सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट आप नहीं सेल परचेज़ कर रहे, वो बिज़नेस का हिस्सा है। अब बिज़नेस वेबसाइट के अंदर ऐसी भी सर्विसेज होती हैं या सर्विसेज पेज होते हैं जिसके ऊपर आप पेमेंट करते हैं, वो ई कामर्स का हिस्सा नहीं बनती। वो कैसे कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो सब्सक्रिप्शन वगैरह देती हैं किसी भी किस्म की अपनी वेबसाइट पे। यानी आप रजिस्टर हो हमारे अकाउंट वेबसाइट में, रजिस्टर होने के बाद आप एज अ यूज़र वह आपको डैशबोर्ड मिलेगा और वहाँ पे आपकी कोई भी किसी भी किस्म की हेल्प की जाएगी, जैसे लीगल हेल्प है या कोई भी किस्म की आपको सर्विस दी जाएगी। सिर्फ आपने वहाँ पे रजिस्टर होना है। एक ये किस्म है, या जैसे आप कह लें बिज़नेस डायरेक्टरी वेबसाइट है। बिज़नेस डायरेक्टरी वेबसाइट के ऊपर को भी आप बिज़नेस वेबसाइट में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट उनको कर रहे हैं। जैसे कि येलो पेजेस है, वहाँ पे आप बिज़नेस एज अ बिज़नेस वेबसाइट वो कंसीडर होगी। और ऐसी वेबसाइट जैसा कि टूल्स की वेबसाइट्स हैं, जो हम टूल्स परचेज करते हैं उनका पेमेंट मेथड वहीं से आप क्लिक करें पेपाल पे और वहाँ से आपको टूल मिल जाते हैं। तो ये भी आपकी बिज़नेस वेबसाइट में ही आएगा, ना कि ये ई कामर्स वेबसाइट में आएगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट बटन दबाया और आपने पे किया। जैसे अब एक वेबसाइट है, नेतन घोष किया एसईओ कोर्स लिया था, उन्होंने भी ऐड टू कार्ट सिस्टम नहीं था। आपने सब क्लिक किया, सब्सक्राइब किया है, मंथली बेस पे आप उनको पे कर रहे हैं। ई कामर्स नहीं है, ई कामर्स वन टाइम पेमेंट होती है। अब मंथली सब्सक्रिप्शन जैसे आप KW फाइंडर है, मंथली सब्सक्रिप्शन है, ये बिजनेस वेबसाइट्स हैं, ना कि ये ई कामर्स वेबसाइट है। ये जो बुक्स हैं मार्केटिंग की है इसलिए वो तो ये कहती हैं कि कोई भी ऐसी मोड या ऐसे मीडियम जहाँ पे आप ई पेमेंट करें थ्रू एनी मीडियम, वो ई कॉमर्स में आती है। मैं आपको यही फ़र्क बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं या बिज़नेस मार्केटिंग कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन जब आप एसईओ कर रहे हैं तो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इन चीज़ों को सेपरेट कर दिया। ई कामर्स को बिल्कुल अलग से डील कर लेना है, इस तरह की वेबसाइट को अलग से डील कर देना है। यानी ऐसी वेबसाइट जो आपको मंथली बेस पे सब्सक्रिप्शन दे रही है और उसको आप पे कर रहे हैं मंथली बेस पे, तो वो बिज़नेस वेबसाइट में आएगी, ना कि ई कामर्स में आएगी। उस मंथली सर्विस बेस्ड वेबसाइट में अगर एड टू कार्ट का ऑप्शन हो, नहीं होता, 99% नहीं होता, कुछ में होता है, ऐड टू कार्ट सिस्टम तो फिर होता है। आईपीटीवी बिजनेस में आएगी, वो मंथली से वो सब्सक्रिप्शन वो भी सब्सक्रिप्शन दे रही है आईपीटीवी। मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं ऐड टू कार्ट करके। अगर वो मंथली सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, वो उनको मुझे जहाँ तक पता है उनके बॉक्स होते हैं, वो बॉक्स भी बेचते हैं, टीवी बॉक्स बॉक्स बेचते हैं, तो इसलिए वो ई कामर्स। अब देखो ना, मल्टी हो गया ना, कि वो बॉक्स भी दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट उन तक पहुंचती है और एक मंथली सब्सक्रिप्शन भी होगी, तो इसका मतलब है वो ई कामर्स भी होगी और बिजनेस भी होगी, तो दोनों चीज़ें होगी। आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन आपने इनको क्लासीफाइड अलग से करना है कि ऐसी वेबसाइट जो मंथली सब्सक्रिप्शन दे रही है वो ई कामर्स में नहीं आएगी। अगर इस तरह की वेबसाइट में आईपीटीवी वाली में एड टू कार्ट खत्म हो जाता है और वो मंथली बेसिस पे पेमेंट्स लेते हैं, तो ये भी ई कॉमर्स से खत्म, या कोई भी ऐसी हाँ, वेबसाइट ख़त्म हो गई, वो तो बिजनेस बेस, उसको एज अ बिजनेस हम उसको डील करेंगे। बेसिस पे चीज़ें शुरू कर दी। हम उसको बिजनेस में लेकर आएंगे, प्योर बिजनेस के अंदर लेकर आएंगे, उसको कॉमर्स के अंदर नहीं आएंगे। हाउस डिजाइनर है जो कि सर्विसेज दे रहा है रिनोवेशन की, डेकोरेशन की, डिजाइनिंग की, और अगर कोई उसको परमानेंटली हायर करता है 2 साल के लिए कि आपने हर महीने आके मेरे ऑफिस को डेकोरेट करना है, रेनोवेट करना है, तो मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन हो गई, वो बिल्कुल वो ई कामर्स में नहीं आएगी, बिजनेस में होगा। बिजनेस में आ गई। सर फाइबर भी तो मंथली बेसिस पे वो चल रहा होता है।
वो तो सर्विस है ना, तो यही बात होगी। उसके अंदर आप उसके अंदर एक बंदा दे रहा है, एक बंदा ले रहा है, दोनों यूजर हैं, खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी, दोनों यूजर हैं। और इस पे एक और निशानी है बिजनेस वेबसाइट की फाइवर की कि इस पे भी वन टाइम क्लिक है, क्या बटन दबाते हो आपको क्लिक हो जाता है। काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि मिक्सचर है बिजनेस का और एफिलिएट का। हाँ जी, ई कॉमर्स, हाँ सॉरी, ई कॉमर्स का और बिजनेस वेबसाइट ज़्यादातर ये बिजनेस वेबसाइट में काउंट होती है, ई कॉमर्स ये वाली वेबसाइट। लेकिन आप ये देखें ना, आपने एक वेबसाइट बनवानी है, आप फाइवर पे जाके वेबसाइट बनवाते हैं, आपने सर्विस ले ली, सर्विस खरीदी ना उनकी, तो ये हम इसको बिजनेस वेबसाइट में ज़्यादा करीब तर हम समझेंगे। आप देखें ई कॉमर्स बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस नहीं है, ई कॉमर्स पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये बिजनेस की है और ई कॉमर्स उसकी एक पार्ट है हिस्सा। अब हमने चूँकि उसको डील करना होता है ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, इसलिए हम इसको अलग से अलग हिसाब रखेंगे। असल में मैं आपको फ़र्क क्यों बता रहा हूँ, असल मकसद जो है ना वो आ जाता है वेबसाइट के ऊपर यूआरएल का, पाथ का। जब आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना किसी भी चीज़ की, तो आपको पेज के ऊपर से जाके सब्सक्रिप्शन मिलती है, आपने पेज के ऊपर जाके पे करना होता है। जबकि ई कॉमर्स के अंदर आप पेज के ऊपर नहीं जाके पे करते, प्रोडक्ट पे जाके वो उसको पे करते हैं। तो प्रोडक्ट पे जो है वो बेस करता है कैटेगरी पे, और उसका यूआरएल स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से होता है। जबकि सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐसे नहीं होता, आप किसी भी मेन पेज के ऊपर आप सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, भले होम पेज पे भी आ दे दें और वहाँ से आप सेल आउट करवा लें, तो स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट बिल्कुल बदल गया। नेचर वही रह गया ना, करीब करीब है कि वो भी बिजनेस कमा रहा है, ऑनलाइन पे कर रहा है, वहाँ भी ऑनलाइन पे करना है। तो आपने सिर्फ ये देखना है, फ़र्क कहाँ आ गया कि आपने पेज को देखना है कि वो एक प्रोडक्ट का पेज है, उस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर एक बंदा है, मैं कहता है कि मैं कोई डिस्क्रिप्शन डालता ही नहीं, उस पेज के ऊपर मैं प्रोडक्ट का नाम ही नहीं रैंक करवाना चाह रहा, मैं उसको होम पेज पे रैंक करवाना चाह रहा हूँ। सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट है, लेकिन वो उसको सेल करवाएगा ऐड टू कार्ट करके, और वहाँ से वो चेकआउट करवाएगा। प्रोडक्ट एक है, ई कॉमर्स में आएगी, लेकिन उसको रैंक करने का मेथड डिफरेंट हो जाएगा कि उसके लिए हमें रैंकिंग के तमाम काम जो हैं ना प्रोडक्ट पेज पे करना है, ना कैटेगरी पे करना है, बल्कि होम पेज पे करना है। ई कॉमर्स वेबसाइट है। नेचर जब बदल गई, ज़रूरत बदल गई, तो आपने उसी हिसाब से फ्लेक्सिबल हो जाना है, अपनी स्ट्रेटजी को भी फ्लेक्सिबल बना लेना है कि वो किस तरह से वर्क करेगी। इतना आसान नहीं है, एक दो वेबसाइट हो, एक ही जैसी वेबसाइट हो तो आसान है। नए नए प्रोजेक्ट, नए नए आइडियाज़, नए नए चीज़ें जब सामने आती हैं वहाँ मुश्किलात आ जाती हैं। अब जैसे इसकी बहुत अच्छी मिसाल ये भी आया है कि आप एंड्रॉयड कोई एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसको आप वहाँ पे आप सब्सक्राइब करते हैं, मंथली उनकी सर्विस लेते हैं, पेड होती है ना, होती है कि नहीं। उन्होंने अपना एक पेज बनाया होता है, आप इंस्टॉल करें और उसको यूज़ करें, रजिस्ट्रेशन करें। अब उसको हमने अब उसका पेमेंट मेथड तो एप्लीकेशन के अंदर जाके है ना, लेकिन उन्होंने उसको एक्सप्लेन सारा किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे, होम पेज पे, लैंडिंग पेज उसे कहते हैं। वहाँ प्रमोट कर रहे हैं कि आप आएँ, रजिस्टर हों, पे करें। कम्युनिटीज़ वगैरह होती हैं, किसी भी किस्म का सोशल मीडिया हो गया, पेड सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो नेचर ऑफ वेबसाइट बदल गई। आपने हर एक तरह से उसको प्रोडक्ट, उस वेबसाइट को एनालाइज करना है कि उसका स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट क्या है, नेचर ऑफ वेबसाइट क्या है, वो देना क्या चाह रहा है, बेचना क्या चाह रहा है, किस तरह से बेचना चाह रहा है, क्या वो उस तरह से बिकता भी है, क्या वो ई काम। अब जैसे मैं कहता हूँ, मैंने एक दफ़ा किया था सेटअप कुछ 6 महीने पहले, कि एसईओ की जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उसके लिए मैंने जो पैकेजेस बनाए थे, उन पैकेजेस को मैंने लिंक कर दिया था ऐड टू कार्ट पे। ई कॉमर्स का प्रोडक्ट बना ली और उनको ऐड टू कार्ट का, और मैंने कहा पे करो ऑनलाइन मुझे। अब उसको आप ई कॉमर्स वेबसाइट करोगे, मैं दे एसईओ सर्विस रहा हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स प्लगइन वो यूज़ हो गया, नेचर वही हो गई। अब देखो पैटर्न बदल गया ना, मैंने एक प्लगइन की मदद से, ई कॉमर्स की प्लगइन की मदद से अपना काम पूरा किया। अदरवाइज अगर मैं कोडिंग करवाता तो अपने उसी सब्सक्रिप्शन पेज के ऊपर क्लिक करते तो डायरेक्ट पेपाल पे जाके पे कर लेते।
आप डेवलपर ने या ऑनर ने क्या सहूलत इस्तेमाल की, वो उस पर डिपेंड करता है। अब मेरे ख्याल में जितने भी फाइवर के मुकाबले में अच्छी खासी ना, जो प्रोजेक्ट आएगा कि फैसल कहेगा ई कॉमर्स है, वो कहेगा बिजनेस है, फिर इस पे आधा घंटा यार आप ये खुद अंदाज़ा लगाओ कि एक कुरान एकेडमी जो है, तो आप सर्विस दे रहे हो, तो उसके ऊपर पैकेजेस हैं, तो आप उन पैकेजेस को सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करवा के पे करवाते हो, पेपाल पे कनेक्ट करके या कैश ऑन मोबी कैश के ज़रिए करवाते हो, बैंक में ट्रांसफ़र करवाते हो, या ऐड टू कार्ट करके आप ई कामर्स को प्लग इन करके उन्हें कहते हो भेजो। ई कामर्स सबसे आसान तरीका ई कामर्स है अगर आपके पास पेपाल है, नहीं तो आप डायरेक्ट पेपाल की सब्सक्रिप्शन लगा सकते हो। लेकिन इन दोनों कामों के लिए नहीं, बल्कि अगर आप सब्सक्रिप्शन वगैरह सीन करवाते हो तो आपके पास पेपाल बिजनेस वाला होना चाहिए, जबकि अगर आप ऐड टू कार्ट करते हो तो उसके लिए पेपाल कोई भी आपका अटैच हो सकता है, सहूलत है। ये फिर बेस करता है कि आप किस तरह से किस चीज़ को लेके चल रहे हो। ये कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, आपने इन चीज़ों को समझना है, पहले अंडरस्टैंड करना है कि वो चीज़, वो वेबसाइट जो बिज़नेस वेबसाइट है वो ई कामर्स में फॉल कर रही है या बिज़नेस वेबसाइट में फॉल कर रही है, उसी हिसाब से उसको करना है। ये बात बताएगी स्ट्रक्चर ऑफ द पेज, आपका यूआरएल पाथ बताएगा और इंटेंट बताएगा कि यार अब आप क्या हो कि मैंने इस तरह से बना लिया कि हिफ्ज़ कुरान का मंथली पैकेज है, आपने ख़रीदना है और आपने पे करना है, प्रोडक्ट की शक्ल में आप ऐड टू कार्ट करके पे करते हैं। अब आपका 100% इंटेंट नहीं होगा कि आप वो जो प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट आपने हिफ्ज़ कुरान का मंथली सब्सक्रिप्शन का उसका पैकेज का नाम रखा होगा, वो आप रैंक करवाना चाहोगे। आप बल्कि फ़र्ज़ क्या रैंक करवाना भी जाओगे तो उसके लिए आपने पूरा एक अलग से होम पेज या एक सर्विस पेज बनाया होगा कि हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कोर्स की, या आप कहते हो कोई ट्यूटर है, ऑनलाइन ट्यूटर वेबसाइट है, तो वो भी किसी भी किस्म की ट्यूटर सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप उसको अलग पेज पे रैंक करवाना चाहोगे, ना कि प्रोडक्ट पेज पे। हालांकि ई कामर्स के अंदर हम 100% प्रोडक्ट पेज को रैंक करवाना चाह रहे होते हैं, उस प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए मैक्सिमम। नेचर चेंज हो गई ना, ई कामर्स भी यूज़ हो रहा है, वो कामर्स प्लगइन भी यूज़ हो रहा है, उसके बावजूद भी ई कामर्स नहीं है। लेकिन आप ये कहो कि ई कामर्स वेबसाइट भी है और उसके बावजूद भी वो ई कामर्स नहीं है, वो आप एक चीज़ बेच भी रहे हो, ऑनलाइन एक चीज़ बेच भी रहे हो, लेकिन उसके बावजूद वो ई कामर्स नहीं है। वो कैसे कि आप कहते हो यार मैंने ट्रैक्टर बेचना है, आप कहते हो मैंने एक बड़ी मशीनरी कोई भी बेचनी है, वो फुल साइज़ के प्रिंटर बेचने हैं, वही आप बेच नहीं सकते। आप यकीनन वो आएगा, देखेगा, चेक करेगा, ऐसी मशीनरी, ऐसी प्रोडक्ट जो कि फिजिकली आके चेक करके देखी जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं एक पूरा प्लांट है मेरे पास कि प्रिंटर प्लांट है, ये एक प्लाटर होता है, प्लांटर होता है, क्या नाम होता है, नाम नहीं आ रहा, वो बड़ा सा प्रिंटर होता है जिसके ऊपर फ्लेक्स होते हैं। अब पैनाफ्लेक्स, अब वो है वैरायटी है, अब कोई ऑनलाइन तो ऑर्डर नहीं करेगा, जाएगा, देखेगा, चेक करेगा, वैरायटी देखेगा। लेकिन उन तक पहुंचने के लिए उन्होंने यकीनन तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल दी होगी, रेट दिया होगा। ई कामर्स होते हुए भी ई कामर्स नहीं है कि वो आप जब वो कुछ परचेज करोगे यकीनन आप वहाँ विजिट करोगे। मैक्सिमम चांसेस ऐसे हैं कि आप क्लाइंट को विजिट करवाओगे फिर आप चीज़ बेचोगे। एक वेबसाइट होती है सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रही होती है और पूरा वेबसाइट उसी की बनाई होती है और वो भी ऐड टू कार्ट कर रही होती है, वो क्या हुआ? ई कामर्स हुआ सिंगल प्रोडक्ट ई कामर्स। हाँ, क्वांटिटी या प्रोडक्ट नहीं मेंशन मैटर करती कि आपकी ई कामर्स है या नहीं है। अभी हम बहस कर रहे हैं बिज़नेस वेबसाइट के ऊपर कि बिज़नेस वेबसाइट कौन सी होगी। अब बिज़नेस वेबसाइट के हमने 2-4 चीज़ें देख ली। अब आपने यहाँ पे मैंने जो बताया है कि नो मैटर योर वेबसाइट इज टारगेटिंग लोकल मार्केट और नेशनल वाइज इंटरनेशनल, दिस स्ट्रेटजी विल हेल्प। कि आपकी वेबसाइट, अब ये एक और पहलू है कि आपकी वेबसाइट जो है वो लोकल में बिज़नेस कर रही है या इंटरनेशनल बिज़नेस कर रही है, इसको भी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको भी आपने अलग से कोई स्ट्रेटजी नहीं लगानी, बल्कि आप वो दोनों तरह की वेबसाइटें इसी स्ट्रेटजी के अंदर कवर हो जाएंगी। बस फ़र्क ये होता है कि लोकल एसईओ के अंदर हमारा थोड़ा सा एसईओ को ट्रीट करने का अंदाज़ डिफरेंट हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट सेम होता है। कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अदरवाइज जो बिजनेस वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो लोकल हो या इंटरनेशनल हो सेम होता है।
यहाँ फिर नेक्स्ट मैंने लिखा है कि मैं इस स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट के लिए और अपनी क्लाइंट्स की वेबसाइट्स के लिए, और इनके ऊपर जो हम कीवर्ड रैंक करते हैं वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होते हैं, और इनका सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। मैंने अपनी तारीफ में लिख दिया कि जो मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, क्लाइंट के लिए भी वेबसाइट पे वर्क कर रहा हूँ, तो हमारा ज़्यादातर जो इंटेंट होता है कीवर्ड्स का वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होते हैं, या हम यूँ समझ लें कि हम जो भी कीवर्ड रैंक करवाना चाह रहे होते हैं बिज़नेस वेबसाइट के ऊपर, ज़्यादातर हमारा इंटेंट जो होता है वो लीड जनरेशन का होता है। जब हम लीड जनरेशन के लिए कोई कीवर्ड को रैंक करवाते हैं तो वो ट्रांजैक्शनल होते हैं, वो हमें डायरेक्ट इनकम सोर्स जनरेट करके देने होते हैं। ये अगर हम फ़नल को समझें तो ये उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन हमारा टॉपिक नहीं है फ़नल वगैरह का। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस वेबसाइट आर ऑल दोज हु आर ऑफरिंग सर्विस। यहाँ पे फिर मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दिया है कि बिजनेस वेबसाइट होती कौन कौन सी हैं। वो जो चीज़ हम अब सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे वो इसको मैंने यहाँ पे डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा सा। अब इस तरह की वेबसाइट्स को, जो बिज़नेस वेबसाइट होती हैं, इस तरह की वेबसाइट को रैंक करने के लिए भी हम सबसे पहले गूगल माई बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं। यकीनन ये गूगल माई बिज़नेस या बिज़नेस डायरेक्टरी सबमिशन उन्हीं बिज़नेस वेबसाइट के ऊपर फॉल करती हैं जो वेबसाइट फ़िज़िकल एड्रेस रखती हैं। अदरवाइज़ ये दोनों चीज़ें नहीं आप इस्तेमाल करेंगे कि आप एक ऑनलाइन कहते हैं मैं ट्यूटर हूँ और मैं ऑनलाइन सर्विस दे रहा हूँ, बिज़नेस वेबसाइट में आ रही है, लेकिन आप ऑनलाइन ही सर्विस दे रहे हैं, ऑनलाइन ही टीचिंग कर रहे हैं या कुरान पाक ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, तो आप ना बिज़नेस डायरेक्टरी कर पाएंगे सबमिट, ना ही आप गूगल माई बिज़नेस डालेंगे। लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं कि आपकी किसी हद तक ये फॉल करती है बिज़नेस के अंदर। अगर आप गूगल माई बिज़नेस, आप इंटेंट देखेंगे कि क्या चल रहा है। अब एक ट्यूटर है, ऑनलाइन ट्यूटर इन मुल्तान को ढूंढ रहा है, तो वो अगर गूगल माई बिज़नेस के अंदर या 3 पैक के अंदर आ जाएगा तो उसको सबसे ज़्यादा सर्चेस मिलेंगी, क्लिक मिलेंगे, तो वहाँ से गूगल माई बिज़नेस में डाल दो। लेकिन आप ऑनलाइन ही ट्रेनिंग दे रहे हो, उसके बावजूद भी आप एड्रेस दे दो, ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह अगर ऑनलाइन बिजनेस आपने दे दिया, एड्रेस दे दिया, तो अंडरस्टूड है कि आपने बिजनेस डायरेक्टरीज भी आप यूज़ करेंगे वेबसाइट को रैंक करने के लिए, ट्रस्ट इंक्रीज करने के लिए। और बिजनेस डायरेक्टरीज या गूगल माई बिजनेस बनाने का सबसे बड़ा मकसद जो होता है वो अपने गूगल को ये समझाना बताना होता है कि आप कौन सी कंट्री को या कौन सी सिटी को टारगेट कर रहे हैं अपने उस कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए या अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। तो एक डायरेक्ट इंटेंट जो होता है हमारा वो ये होता है। बाकी फ़वाइद बहुत सारे होते हैं इनके कि आपको डायरेक्ट ट्रैफिक भी जनरेट हो रही होती है, डायरेक्ट क्लाइंट आपको मिल रहे होते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट आपको बहुत मिलते हैं दोनों रिसोर्सेज से। लेकिन बिजनेस डायरेक्टरीज सिर्फ वही काम करती हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, वहाँ से सिर्फ आपको बिज़नेस जनरेट होता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर बिजनेस डायरेक्टरीज सिर्फ आपको ट्रस्ट इंक्रीज़ करने के लिए और बैक लिंक जूस लेने के लिए कर सकते हैं। लेकिन लिंक जूस आपको तब मिलता है जब आप ऐसी कंट्री के अंदर बिजनेस डायरेक्टरी बना रहे हैं या ऐसी कंट्री की बिजनेस डायरेक्टरी यूज़ कर रहे हैं जो कम पॉपुलर कंट्री है। अब मैंने एक वेबसाइट ऐसी भी देखी थी, काम किया था, सिक्योरिटी की वेबसाइट थी। उस बंदे ने तकरीबन कोई 1500 के करीब यूके की बिजनेस डायरेक्टरी से बैकलिंक लिए हुए थे वेबसाइट पे, और उसकी वेबसाइट का DA45 था, और सिर्फ डायरेक्टली बैकलिंक से उसने DA45 किया हुआ था। उसकी वेबसाइट जो थी वो 1970 वाला पैटर्न पे बनी हुई थी, और उसकी वेबसाइट के ऊपर बेतहाशा इश्यूज थे। इवन वहाँ पे इमेजेस सही तरह से नहीं दिख रही थी, उसके अंदर करैक्टर्स जो होते हैं ना, करैक्टर जैसे आप अपॉस्ट्रॉफ डाल देते हो या @ डाल देते हो, वो जो ब्रेक हो जाते हैं ना, यानी फ़ॉन्ट ही उनका ठीक नहीं था, वो फ़ॉन्ट ब्रेक ही था। उसके बावजूद उसके ऊपर बेतहाशा बिजनेस उनको जनरेट हो रहा था। खुद उनकी अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी ज़ीरो थी, पुरानी वेबसाइट थी, लेकिन वो सिक्योरिटी वेबसाइट थी और चल रही थी, बिजनेस कर रही थी वो बहुत बड़ी। मेरे ज़हन में क्वेश्चन आ रही है कि हम बिजनेस वेबसाइट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो जो हमारे पास दो बिजनेस वेबसाइट्स हैं ना, पैरवी और वन कार्गो,
उनको भी खोलने साथ साथ उनको एनालिसिस करते रहें, देख लें क्या सजेशंस हैं और क्या इनकी अच्छी पॉइंट उसके लिए हम अलग से ऑडिट के लिए अलग से करेंगे। इस स्ट्रेटजी के अंदर भी मैंने ऑन साइड एसईओ और ऑफ साइड एसईओ को अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है। ऑन साइड एसईओ स्ट्रक्चर गाइडलाइन क्या है बिजनेस वेबसाइट के लिए। इसके अंदर अब मैंने ये कहा है कि लैंडिंग पेज जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट का। वो लैंडिंग पेज आपका होम पेज भी हो सकता है, वो लैंडिंग पेज आपका कोई इनर पेज भी हो सकता है, सर्विस पेज भी हो सकता है बच्चों। दिस पेज शोज अ समरी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सर्विस यू आर ऑफरिंग और एनी प्रोडक्ट एंड इफ एनी कंसल्टेंसी इट इंक्लूड। अब मैंने देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का लफ्ज़ क्यों लिख दिया था कि बिजनेस वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट का लफ्ज़ क्यों आया है। अब आपको समझ आई है कि मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो आप ऑनलाइन सेल ही नहीं कर रहे लेकिन फिजिकली आपके पास आके बेच रहे हैं। ऑनलाइन उसको आप सेल ऐड टू कार्ट करवा ही नहीं सकते, तो लेकिन वो बिजनेस वो वेबसाइट फिर भी बिजनेस में आएगी ना कि ई कॉमर्स में आएगी, क्योंकि आप ऐड टू कार्ट नहीं कर रहे। हालांकि ई कॉमर्स से काम कर रहे हैं आप, 100% ई कॉमर्स बिजनेस है, लेकिन चूंकि आप ऐड टू कार्ट नहीं कर रहे इसलिए वो ई कॉमर्स नहीं है, वो बिजनेस वेबसाइट है। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बोल सकते हैं ऐसी वेबसाइट्स को कि जैसे बिजनेस कर रहे हैं भाई, वो इंफॉर्मेशन दे के जान तो नहीं छुड़ा रहे ना, वो आपको बिजनेस कन्वर्जन ले रहे हैं, वो लीड ले रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ले रहे हैं, वो क्लाइंट ले रहे हैं, क्या आ रहे हैं अपने पास, लोकल है भले इंटरनेशनल है। इसके अंदर कंसल्टेंसी वगैरह मैंने लिखा है आप शामिल है। इस तरह की वेबसाइट्स भी आपके लैंडिंग पेज में हो सकते हैं। ओके मैंने यहाँ पे बात नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप पेजेस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि होम पेज जो है वो लैंडिंग पेज होता है जो कि समरी होता है आपकी सर्विसेज का। आप जो भी सर्विस दे रहे हैं उसकी समरी होती है आपके लैंडिंग पेज के ऊपर, जो कि लिंक की होती है हर सर्विसेज पेज के ऊपर इंडिविजुअली अलग अलग। अब अक्सर वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि नहीं इस तरह से करती, या तो वो सर्विसेज जो भी दे रही हैं वो होम पेज पे ही उनको सिर्फ समराइज करके एक्सप्लेन किया होता है और ख़त्म कर देते हैं, या कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो कि अपनी तमाम सर्विसेज को समराइज करके जो लिंक देते हैं वो भी एक सिंगल पेज सर्विसेज का बना के उसको लिंक कर देते हैं, और वहाँ पे भी मज़ीद मतलब यहाँ समरी ये होगा कि एक छोटा सा पैराग्राफ 100 वर्ड का छोटे छोटे से सेक्शन बना के, और जब वो सिंगल सर्विस पेज बनाते हैं तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया 100 वर्ड 200 वर्ड में, लेकिन उन 6 5 7 जो भी सर्विस दे रहे हैं वो एक ही सर्विस पेज के ऊपर सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस तरह की भी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन वहाँ पे अगर आप कीवर्ड अलग अलग रैंक करवाना चाह रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है रैंक करवाना। वो तब आप रैंक करवा पाएंगे जब ऐसी कंट्री में आपको वो बिज़नेस मिले जहाँ पे कंपटीशन कम है, तो वहाँ आप करवा पाएंगे। अदरवाइज जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ आपको हर सर्विस के लिए अलग से पेज बना के उसको बाकायदा फुल फ्लैज कंटेंट है, कंपनी सर्विस जी फेयर व्यू कंटेंट है। सर्विसेज हैं तो ये होम पेज पे इनके अबाउट पैराग्राफ लिखे हुए हैं और फिर इन बुक की वो तो डिपेंड करता है, इंटरलिंक किया हुआ सर्विस पेजेस। ज़रूरी भी नहीं है कि आप होम पेज पे अपने तमाम सर्विसेज को एक्सप्लेन करो। कह रहे हैं जहाँ तक एक्सप्लेन ना भी करें तो नाम का होना तो लाजमी है, मतलब इसकी किस हद तक इम्पोर्टेंस है कि अगर आप पेरोल सर्विसेज, बुक कीपिंग सर्विस, अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है कि आप होम पेज पे डालो, उसका होना और फिर उसको ज़रूरी है। हाँ जी बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि वो फिर हेडिंग में ना हो और वो ओवर ऑप्टिमाइज 4 5 6 दफ़ा ना हो, सिर्फ 1 से 2 दफ़ा। रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है उस वेबसाइट के होम पेज को मुकम्मल। आपने अगर ऐसा ये है स्टैंडर्ड, अगर आप देखें कि स्टैंडर्ड से हटकर कुछ काम हो रहा है तो आप उसको रिस्ट्रक्चर करवाओ, उसको स्टैंडर्ड पे लेकर आओ। सर्विसेज पेज ऑफलाइन प्रोडक्ट और सर्विसेज पेज विल टारगेट ट्रांजैक्शनल कीवर्ड व्हेन ऑफरिंग सर्विस ऑफ ऑफलाइन प्रोडक्ट। देख लो मुझे अब याद अब आ रहा है, हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा है उस वक्त क्या जहन में था जब लिख रहा था, यहाँ मैंने जिक्र बाकायदा उसी से किया हुआ है कि आप ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज पेज जो है वो आप टारगेट करोगे, यानी प्रोडक्ट्स भी आपकी ई कॉमर्स होती हैं भैया बच्चों। मैंने अगर ये लिखा था तो मेरी बात को आप लोग मान जाओ कि मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को कवर करके लिखा था। ये अलग बात है कि मैंने समराइज़ कर दिया था, लेकिन आप लोग न्यूबीज़ के लिए तो मुश्किल है, लेकिन आप लोग न्यूबीज़ नहीं हो। ये जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं 100% न्यूबीज़ के लिए नहीं है, लेकिन न्यूबीज़ अगर मेहनत करना चाहें तो उनको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए हैं जो इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं।
आप लोगों ने कभी गौर से पढ़ने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट है रिसोर्सेज पेजेस। रिसोर्सेज पेजेस क्या होते हैं? अबाउट अस पेज, हिस्ट्री पेज, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, टर्म्स, डिस्क्लोजर, ये तमाम रिसोर्सेज पेज हैं। वो बिजनेस वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी के अंदर इम्पोर्टेंस डालने के लिए, उसको मज़ीद पावर देने के लिए ये रिसोर्सेज पेज बनाए जाते हैं। इसके अंदर दोनों तरह का इंटेंट शामिल होता है, गूगल का भी और यूज़र का भी। आपने इन तमाम पेजेस, जितने पॉसिबल पेजेस हैं आप बनाएंगे, यूज़र इंटेंट को भी मद्देनज़र रखते हुए और गूगल के इंटेंट को भी मद्देनज़र रखते हुए रिसोर्सेज पेजेस का होना बहुत ज़रूरी है। सोशल में सर किस तरह का कंटेंट आ सकता है? बता तो रहा हूँ, ये रिसोर्सेज पेजेस हैं। अबाउट अस में किस तरह कंटेंट आएगा, हिस्ट्री में किस तरह का आएगा, जिस तरह के रिसोर्स पेज होंगे उसी तरह का कंटेंट आप डालेंगे। अब टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लोजर, ये 4 पेज ऐसे हैं जो आपने कॉपी पेस्ट प्लगइन के जरिए कर देने हैं। वो तमाम पे सेम चलते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी बिजनेस की नेचर कुछ इस तरह से हो, आप बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लोजर वगैरह स्पेशली लिखना पड़ना हो या अपना एडअप करना हो, जैसा कि मैंने ormhandicraft.com के अंदर किया है। उसकी प्राइवेसी पॉलिसी कॉपी पेस्ट नहीं है, उसके अंदर जितनी भी बातें लिखी हैं वो वही हम पॉलिसी दे रहे हैं जो हम वाकई दे रहे हैं, ना कि कॉपी पेस्ट है। वो ई कॉमर्स वेबसाइट है भले। यकीनन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप जब कोई एक सर्विस दे रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप अपने पॉलिसीज़ भी साथ शेयर कर देते हैं, लिख देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, तो ये तो आपने यूज़र को के इंटेंट को इम्प्रूव किया ना। आप अपनी सेल को, लीड को बढ़ाने के लिए बताते हैं ताकि यूज़र सेटिस्फाई हो, उसको अलग से पेज पे जाके ढूंढना ना पड़े कि प्राइवेसी आपकी टोटल है क्या। अ पार्ट ऑफ द प्राइवेसी पॉलिसी रिलेटेड टू दैट सर्विस ऑफ प्रोडक्ट आप वहीं पे एक्सप्लेन कर दें और यहाँ नीचे लिख दें कि अगर आप कंप्लीट सर्विस पॉलिसी देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देखें। हाँ जी, इंटरलिंक कर दें उसको। नेक्स्ट आर्टिकल है। आर्टिकल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रिसोर्सेज होता है जो कि सर्विसेज पेज को या होम पेज को पावर ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये गूगल की वजह, गूगल को भी, गूगल के इंटेंट को और ज़्यादातर गूगल के इंटेंट को मद्देनज़र रख के ये पेजेस बनाए जाते हैं, लेकिन यूज़र के इंटेंट को ये तब फ़ायदा देते हैं जब आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट या कोई गाइडलाइन देंगे, तब वो यूज़र को भी फ़ायदा देगा। फ़र्ज़ कि आप एक मशीनरी आप बेच रहे हैं या आप प्रिंटर बेच रहे हैं, तो आप उनके ऊपर पूरा का पूरा फुल फ्लेज एक गाइडलाइन, एक इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिखेंगे और बताएंगे कि फ़लाने टाइप का प्रिंटर किस तरह से काम करता है, उसका क्या इस्तेमाल होता है। आपने पूरा एक इंफॉर्मेशन अलग से आर्टिकल लिख दें, उसको इंटरलिंक कर दें, वो यूज़र को भी फ़ायदा दे रहा है और 100% आप गूगल को भी इंटेंट के लिए फ़ायदा दे रहे हैं। तो आपके जितने भी आर्टिकल होते हैं वो दोनों तरह से फ़ायदा देते हैं बिज़नेस वेबसाइट के ऊपर। आपने दोनों इंटेंट को मद्देनज़र रख के आर्टिकल लिखवाना है। आपने ये देखना है कि आपका जो आर्टिकल लिखवा रहे हैं उस आर्टिकल से कौन फ़ायदा उठा रहा है, मैक्सिमम फ़ायदा कौन उठा रहा है। अगर गूगल उठा रहा है तो आपने ऑप्टिमाइज़ उसी तरह करना है, यूज़र उठा रहा है तो उसी तरह ऑप्टिमाइज़ करना है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो आपने उसी तरह ऑप्टिमाइज़ करना है। इंटेंट को देख के आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। आप कहोगे यार ये गूगल इंटेंट है और आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर दो यूज़र इंटेंट के हिसाब से, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये चीज़ें तब आएंगी समझ आपको जब आप वर्कआउट कर रहे होगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके आप नहीं समझ सकेंगे कि कैसी ये बात है। ये बहुत ज़्यादा डीप लेवल की बात है, ये नेक्स्ट लेवल की बात है। ओके, उसके बाद मैंने बैकलिंक कैसे लगाने हैं और जो इसका स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट है उसको एक्सप्लेन किया है। बैकलिंक कैसे लगाने हैं वो तो बल्कि स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बैकलिंक और इंटरलिंकिंग ये चीज़ मैं अब यहाँ पे इन्फोग्राफिक के अंदर समझाने की कोशिश की है कि इस वेबसाइट को या सर्विसेज को रैंक करने के लिए भी हमें एक कंटेंट एसेट या लिंकेबल एसेट बनाना पड़ता है, बनाने की ज़रूरत होती है। और हम जो भी बैकलिंक कंटेंट लिंकेबल एसेट को लगाएंगे ये वही बैकलिंक होंगे जैसे हमने कराची एसईओ स्ट्रेटजी के अंदर लगाए थे, सेम वही मेथड है। लेकिन यहाँ पे इंटेंट लिंकेबल एसेट के बाद चेंज हुआ। कराची एसईओ स्ट्रेटजी में हमने लिंकेबल एसेट से
प्रोडक्ट और कैटेगरीज को लिंक जूस दिया था, रैंकिंग दी थी। यहाँ पे हम हमारा इंटेंट चेंज हो गया, हमारा इंटेंट सर्विस पेज है, तो हम कंटेंट एसेट या लिंकेबल एसेट से सर्विस पेज को रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो इसलिए सर्विस पेज पे हम लिंक जूस डायरेक्टली देंगे। साथ ही अगर हम फर्स्ट किया कुछ कीवर्ड को होम पेज पे भी अगर रैंक करवाना चाह रहे हैं, तो लिंकेबल एसेट से हम डायरेक्ट होम पेज पे भी लिंक देंगे ताकि हमारा होम पेज पे वो कीवर्ड रैंक कर जाए। लेकिन कंटेंट एसेट से हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई कीवर्ड ब्लॉग आर्टिकल के ऊपर रैंक करे। अगर हम कंटेंट एसेट से ब्लॉग आर्टिकल के ऊपर इंटरलिंक करते हैं तो उसे भी इसीलिए इंटरलिंक करेंगे कि हमें सिर्फ रेलिवेंसी मिले, कि हमने कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गाइडलाइन हमने ब्लॉग्स के आर्टिकल के ऊपर भी रखे हुए हैं। ब्रांडिंग का मेथड वही है जो कराची एसईओ स्ट्रेटजी है। और अगर आप इंडिविजुअली गेस्ट पोस्ट लगाएं, यानी आपका कंपटीशन ऑफ कीवर्ड ज़्यादा है, तो आपने इंडिविजुअली सर्विस पेज के ऊपर भी गेस्ट पोस्ट ले सकते हैं, होम पेज पे भी ले सकते हैं। और ब्लॉग आर्टिकल के ऊपर आप अगर लिंक गेस्ट पोस्ट का लेते हैं तो आप सिर्फ इस सेंस में ले सकते हैं कि अगर आपने वाकई ही इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को रैंक करवाना है तो आप इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को यूज़ करके गेस्ट पोस्ट का बैकलिंक लेके आप अपने ब्लॉग आर्टिकल को लिंक देंगे। तो ब्लॉग आर्टिकल में अभी किसी प्रोजेक्ट के 5-6 कीवर्ड्स हैं, केवल ऐसे में उन कीवर्ड्स को भी ऑप्टिमाइज करना है। समझ नहीं आई, सॉरी। किसी प्रोजेक्ट के 6 कीवर्ड्स हैं, उन 6 के 6 कीवर्ड्स को लिंकेबल एसेट में इंक्लूड करो। जिस पेज पर उनको रैंक करना है वहाँ पे उनको इंटरलिंक करो, प्लस सर्विस पेजेस को भी वो करो और ब्लॉग आर्टिकल्स को भी इंटरलिंक करो। मिक्स क्यों कर गए हो? तरह से ये कि सारे आपने सर्विस पेज को अलग क्यों कर दिया? आपने सर्विस पेज को अलग कर दिया है यार। आप कह रहे हो कि लिंकेबल एसेट से आप सर्विसेज, ये सर्विसेज नहीं है ना, सर्विस है। आप एक सर्विस दे रहे हो, सिर्फ उस एक सर्विस पेज को रैंक करना चाह रहे हो, उसके लिए आपने एक लिंकेबल एसेट बनाया, उसको रैंक करो। वहीं से लिंकेबल एसेट सर्विस पेज पे आप उसको लिंक करो, रैंक करो। 5 कीवर्ड्स हैं, जैसे अगर मैं फिर भी अकाउंटेंट की बात करूं, अकाउंटिंग सर्विसेज नियर में ये तो वो तो लोकल एसईओ में आ गया। आपको इस तरह के हैं जो कि एक सर्विस है, उसके 5 कीवर्ड्स हैं। अब वो 5 कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज हों लिंकेबल एसेट में, और ये 5 कीवर्ड जो हैं वो सर्विस पेज पे रैंक हो रहे हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज वाले पेज पे रैंक हो रहे हैं। तो इन 5 के ऊपर हम उसी सर्विस का लिंक लगाएंगे ना कि आप मेन जो सर्विस होगी ना उसका इंटरलिंक करेंगे। 5 में से जो सबसे इम्पोर्टेंट होगी, जो मेन होगी, बाकी 4 को इंटरलिंक करने क्यों करेंगे? कि भाई वो ऑटोमेटिक रैंक करेंगे। भाई जैसे मैंने आपको कहा, मल्टीपल कीवर्ड जब रैंक होंगे सर्विस पेज के ऊपर, तो आपने लिंकेबल एसेट से उन जो सब टॉपिक हैं, जो सब कीवर्ड हैं, उनको इंटरलिंक नहीं करना, क्योंकि एक टाइम पे आप लिंकेबल एसेट से एक कीवर्ड पे लिंक कर सकते हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स को लिंक नहीं कर सकते। हाँ जी। आपने एक सर्विस का पेज है, आप अकाउंटिंग की सर्विस दे रहे हो, आपने उसके लिए लिंकेबल एसेट बना लिया। अब उस लिंकेबल एसेट से आप कहते हैं कि अकाउंटेंट वाटफोर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट नियर मी या अकाउंटेंट सर्विसेज, ये कीवर्ड है। तो मेन कीवर्ड यही 3 हो गया ना, इन तीनों में से आपने एक कीवर्ड को फाइनलाइज करना है कि मेन क्या बनता है। आपका मेन बनेगा अकाउंटेंट सर्विसेज या अकाउंट्स सर्विसेज, प्रोफेशनल अकाउंटेंट। इन तीनों में से कोई एक कीवर्ड बनेगा जो टॉप का होगा। आपने फिर आपने ये चीज़ डिसाइड कहाँ से करोगे कि मेन कौन सा है, वो सर्च वॉल्यूम से कर लो, या आप ऑनर ऑफ द वेबसाइट से पूछ लो कि भाई इन तीनों में से तेरा कौन सा मेन है। आप उस मेन से मेन कीवर्ड को ध्यान में रखते हुए कंटेंट लिंकेबल एसेट से आप उसको इंटरलिंक करेंगे और उसी को आप टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी ऑप्टिमाइज करेंगे। बाकी जितने कीवर्ड आपने रैंक करवाने हैं उसी पेज के ऊपर आप उन तमाम कीवर्ड को वेल ऑप्टिमाइज करेंगे और इंडिविजुअल इंफॉर्मेशनल आर्टिकल से उनको लिंक यूज दे के उनको रैंक करवाएंगे। अगर लिंकेबल एसेट में बाकियों को भी कर दें तो उसका नुकसान है, सेंस नहीं बनती। सेंस यूँ बनती है ना कि हम इन बाकी कीवर्ड्स को भी सर्विस पेज पर रैंक करना चाह रहे हैं, गूगल को पुश कर रहे हैं कि इन कीवर्ड्स को भी उस स्पेसिफिक पेज पे। यार मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सेंस नहीं बनती कि आप एक
आर्टिकल से और नेक्स्ट एक आर्टिकल को 5 लिंक दो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। सर्विस पेज पे, आर्टिकल से सर्विस पेज पे। यार मैं पेज की बात कर रहा हूँ। एक आपने आर्टिकल है, उस आर्टिकल से 5 इंटरलिंक जा रहे हैं एक ही पेज के ऊपर डिफरेंट एंकर टैक्स से। मुझे नहीं लगता ये सेंस सर बनती है। एक पेज पे थोड़ी जाएंगे, वो हमारे सर्विस एक पेज की बात कर रहे हैं, एक पेज की बात कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना। डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट है उसके हाँ, कीवर्ड। एक इंफॉर्मेशन आर्टिकल जो आपने लिंकेबल एसिड बनाया है, वहाँ से 5 डिफरेंट एंकर टैक्स से आप एक ही पेज को इंटरलिंक करो, मेरे हिसाब से ये सेंस नहीं बनती। आप एक कर सकते हो बस। बाकी 4 का आपने अगला हल क्या हल ये बताया है कि उनके लिए आप इंफॉर्मेशन अलग से आर्टिकल लिखो और उन तमाम इंफॉर्मेशन आर्टिकल से आप लिंक यूज दो उस एक पेज पे जहाँ वो 4-5 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। फिर आपने इंफॉर्मेशनल तमाम आर्टिकल को लिंकेबल एसिड से लिंक यूज देना है। अब देखो ना, चेन बढ़ गई कि आपने बैक लिंक लिया लिंकेबल एसिड से, वहाँ से आपने इंटरलिंक कर दिया एग्जैक्ट उस कीवर्ड को जो कि उसके लिए आपने इंफॉर्मेशन एक आर्टिकल लिखा है। लिंकेबल एसिड से लिंक यूज किया इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल से वापस उस पेज पे लिंक यूज आया जिसको आप सेकंड कीवर्ड। जी, ये सेंस बनेगी ना, हो गया ना कॉम्प्लेक्स। नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ यार न्यूबीज के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया ना, नए बंदे को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स हो गया कि सेंस नहीं बनती। अच्छा, उसमें जो अदर कीवर्ड पे सपोज प्रोफेशनल अकाउंटेंट का ये एक और कीवर्ड है जिसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिखवाया था। अब इसको लिंकेबल एसिड में हमने इंटरलिंक करना है, ऑप्टिमाइज करना। तो इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि एग्जैक्ट कीवर्ड आ रहा हो या एलएसआई कीवर्ड आ रहा हो जिस पर हम उस आर्टिकल का इंफॉर्मेशन आर्टिकल का लिंक दे दें। आप ये कल वाली बात हो गई, ये वाली कि मैंने आपको कहा था कि कोशिश ये करना है आपने कि जब भी आप कीवर्ड को रैंक करने के मकसद से इंटरलिंकिंग करते हैं, यानी एक कीवर्ड आपने किसी और पेज पे रैंक करना है और किसी पेज से लिंकेबल एसिड है या इंफॉर्मेशन आर्टिकल है, वहाँ से जब भी आप लिंक रैंक करने के मकसद से जब आप इंटरलिंकिंग करेंगे तो कोशिश करें कि वो जो कीवर्ड जिससे आप इंटरलिंक कर रहे हैं वो कीवर्ड बाकायदा उसके ऊपर एक्सप्लेन किया गया हो, पैराग्राफ हो, और स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ से इंटरलिंक करो, ना कि रैंडमली कहीं से भी कर दो। सर हम इस तरह नहीं कर सकते कि जब सर्विस पेज है, सर्विस पेज के ऊपर हमने 3-4 सर्विसेज दे रखी हैं, ठीक है, वो जो 3-4 सर्विसेज हैं उनको इंफॉर्मेशन आर्टिकल के साथ इंटरलिंक कर देते हैं और सर्विस पेज को हम कंटेंटेबल एसिड के साथ इंटरलिंक कर देते हैं, और जो इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है उसको भी हम कंटेंट। कचरा क्यों कर रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो गूगल को कि तुम करना क्या चाहते हो, कि आप तमाम चीज़ें बना क्या रहे हो। जब एक ट्री बनाना है ना, ताकि गूगल को भी समझ आए कि करना क्या है, आपने एक सर्विसेज पेज बनाया कंप्लीट, उसके अंदर आप कितनी सर्विसेज डाल रहे हो? 3 यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप नहीं, एक होता है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये वो गलती है जो कि अक्सर वेबसाइट करती हैं कि वो मल्टीपल पेजेस बनाने की बजाय एक ही पेज के ऊपर अपनी 3 से 5 सर्विसेज एक्सप्लेन कर दी। तो जब एक ही पेज के ऊपर 3 से 5 सर्विसेज उसने एक्सप्लेन कर दी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो रैंक नहीं होगी। वो रैंक तब होगी जब वो लुथानिया, अफगानिस्तान, मरी, किसी अजीब व गरीब श्रीलंका, क्यों भाई, इस जैसे कंट्रीज के अंदर अगर आप रैंक करना चाहते हो जहाँ कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, तब आप सिंगल पेज के ऊपर मल्टीपल सर्विसेज रैंक करवा सकते हो। इस बात को समझने में क्या मुश्किल है। अगर आप कहते हो पाकिस्तान में रहते हुए आप आर्किटेक्चर की 4-5 सर्विसेज दे रहे हो और एक ही पेज के ऊपर सारी कर दो और क्लाइंट का इसको रैंक कर दो, जो मर्जी कॉलोनी रैंक होगा, कंपटीशन ज़्यादा है। आप उन तमाम पेजेस को के उन तमाम सर्विस के लिए अलग अलग पेजेस बनाओ। अब अगर आप कहते हो कि मैं एक सर्विसेज का पेज भी बनाता हूं और लिंकेबल एसिड भी बनाता हूं और हर सर्विस का अलग अलग पेज भी बनाता हूं, तो आपने गूगल को भी कंफ्यूज कर दिया और जो आपका विजिटर है उसको भी कंफ्यूज कर दिया। विजिटर को कैसे कंफ्यूज किया कि आप, वो आता है सर्विसेज के पेज पे क्लिक करता है, सारी सर्विसेज नज़र आ जाती हैं। वो आता है होम पेज पे क्लिक करता है, वहाँ पे भी आपने समरी दी हुई है। भाई आप होम पेज पे भी सर्विस की समरी दे रहे हो, सर्विसेज पेज पे भी समरी की दे रहे हो, फिर एक तीसरा पेज बनाया जो सिंगल है उस पर भी दे रहे हो। या तो आप इतना पैसा बर्बाद करो कंटेंट राइटर के ऊपर, दिमाग अलग बर्बाद करो और एडजस्टमेंट अलग करते रहो, सारा खिचड़ी पक गई ना। एक ही बात को आप पहले होम पे एक्सप्लेन कर रहे हो, उसको वहाँ सर्विस पेज पे एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर उसी बात को आप वहाँ डुप्लीकेट कंटेंट भी बन जाएगा।
इससे बेहतर नहीं कि आप बिल्कुल शॉर्ट समरी दो होम पेज पे और उसके बाद डायरेक्ट आप सर्विसेज पेज अलग से बनाओ। जैसे ये ई कॉमर्स में आपने बताया कि हर कैटेगरी का अलग से लिंकेबल है, इसी तरह हर सर्विस का अलग से बता रहे हैं। नहीं, ये भी अब मैटर करता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है। आपका जो कीवर्ड इंटेंशन है वो अगर सिंगल कीवर्ड इंटेंशन है और उसका सिंगल आपका सर्विस पेज है तो आपको यानी मैं अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूं। सर ये हाउस डिजाइनर एग्जांपल है पर वो जो वेबसाइट है ना उसके अंदर भी किया हुआ है। एक वहाँ पे सर्विस है आर्किटेक्चर, उसके अंदर 3D को भी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर एक्सप्लोर पर जाके वहाँ पे फिर दोबारा उसको हाईलाइट किया हुआ है आर्किटेक्चर सर्विस, फिर दोबारा उसको ना सब हेडिंग पे जाकर एक्सप्लोर किया हुआ है 3D को फिर दोबारा एक्सप्लेन। यही बात है ना कि जब आप इतना ज़्यादा खिंची पकाएंगे ये वो है ना, आपने जो विस्टार है उसको भी कंफ्यूज कर दिया, गूगल को भी कंफ्यूज कर दिया कि कैसे किस ट्री से चलना है। नेविगेशन ऑफ द वेबसाइट शुड बी ऑन 4 क्लिक 3 क्लिक, ये उस्ताद अल्लामा हजरत नेथन गॉश भी कहते हैं। समझ आई ना कि आपने लिंक जो करवाना है ना होम पेज से सर्विस, सर्विस से आपने नेक्स्ट सिंगल सर्विस, बस वहीं तक होना चाहिए। उसके बाद आगे कहीं और ना लेके जाओ। या लोकेशन है तो लोकेशन के बाद फिर सर्विस, उसके बाद फिर कुछ और, तो घूम घुमा जाएगा मैं किधर गया। यही है कि होम पेज भी हमने थोड़ा सा उसको बता दिया एक लाइन में। यही बात है, जितना आप मेन सर्विसेज का जो पेज है उसमें 2-3 लाइनें एक्स्ट्रा। नहीं यार नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। सर्विसेज पेज को आप मेरा ख्याल में नहीं बनाना चाहिए। आप एक पूरा फुल फ्लैश सर्विस पेज इसके ऊपर आप तमाम सर्विस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं बनाना चाहिए। अगर आप फर्स्ट के बनाते हैं तो होम पेज के ऊपर आपका सर्विसेज से रिलेटेड कुछ मवाद नहीं होना चाहिए। वन कार्गो पे काम किया हुआ है ना आपने, फिर एयर कार्गो का अलग सर्विस पेज बना हुआ है जिसमें एयर कार्गो टू पाकिस्तान, एयर कार्गो टू इंडिया दोनों प्रोवाइड। सी कार्गो का अलग है, इस तरह से किसी और का अलग है, क्लियरेंस का एक है। क्लियरेंस का अलग है। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के हवाले से, जो कि अगर उस जैसी और कोई वेबसाइट है तो उसके ऊपर भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करेगी कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वेबसाइट है। लिंकेबल एसिड की बात इसने की कि हम मल्टीपल लिंकेबल एसिड कैसे करेंगे कि एक डिजिटल एजेंसी जो है एसईओ की सर्विस दे रही है, वो वेब डिज़ाइनिंग की, वेब डेवलपमेंट की दे रही है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दे रही है, वो वीडियो डिज़ाइनिंग एनिमेशन की दे रही है, वो होस्टिंग की भी दे रही है, वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन की दे रही है, कंटेंट राइटिंग की भी दे रही है। अब ये 7 सर्विसेज फर्स्ट क्या एक एजेंसी दे रही है या इन 7 में से 2-3 कोई भी दे रही है, तो इनमें जब 5-7 सर्विसेज आ गई एक, तो हर सर्विस जो है उसके अंदर मज़ीद सब सर्विसेज भी शामिल हैं। एसईओ के अंदर आप अगर सब सर्विस देखते हो तो वो ऑन साइट है, ऑफ साइट है, लिंक बिल्डिंग है, गेस्ट पोस्ट है, आपका लोकल एसईओ है, आपका निश एसईओ है, इसका आपका ई कॉमर्स एसईओ है, ये इसकी सब सर्विसेज हो गई ना। तो इन तमाम के लिए आप एक लिंकेबल एसेट बनाओगे। इसी तरह आप होस्टिंग की सर्विस दे रहे हो तो होस्टिंग आप दे रहे हो, वर्डप्रेस होस्टिंग है, क्लाउडफ्लेयर होस्टिंग है, आपकी रीसेलर होस्टिंग है, शेयर होस्टिंग है, 4-5 हो गई, आप एक लिंकेबल एसेट बनाओगे। तो आपने ये देखना है कि अगर वो सर्विसेज की 5 सर्विस दे रहे हैं तो हर 5 सर्विसेज की भी सब टाइप्स अगर हैं तो आपको हर मेन सर्विस के लिए अलग अलग लिंकेबल एसिड बनाना होगा। यही मिसाल आपने कल भी थी हैंडीक्राफ्ट। अब मुझे बताओ इस सूरत में जब 5 सर्विसेज हैं अलग अलग और हर सर्विसेज के सब सर्विसेज भी हैं तो उसको आप एक सिंगल सर्विस पेज के ऊपर कैसे लिंक करोगे? आप खुद बेवकूफ़ हो गए ना। आप तो फिर पानी में मंदानी मारने वाली बातें होगी कि आप उसको रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट या पहले खुद समझना है, फिर उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करना है। अगर क्लाइंट ने नहीं बनाया हुआ तो उसको उसकी तरफ राग़िब करना है कि भाई अगर तू रैंक करवाना चाहता है तो ये स्ट्रक्चर सेट करवाना पड़ेगा। अगर तू स्ट्रक्चर नहीं सेट करता तो हमारी माजरत है, हम नहीं करते ऐसी। सिंपल सी बात है। क्यों? इसलिए कि आपने ज़िम्मेदारी लेनी होती है। जब आप पैसे लेते हो तो आपके पास ज़िम्मेदारी आ गई कि आपने उसको रैंक करके देना है। तो आप जब उसकी मर्ज़ी कन्फ्लिक्ट कर रही है हमारे स्ट्रेटजी से तो आप किसी सूरत रैंक ही नहीं करके दे सकते। तो आप यकीनन डिज़ास्टर में जाएंगे, एंड रिज़ल्ट डिज़ास्टर होगा। कैसे? या तो वो पे वापस कर लेगा, चार्जेस वापस ले लेगा, या फिर बैड रिव्यू दे देगा, या फिर वो
लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगा नहीं। डिज़ास्टर हुआ ना तीनों सूरतों में। तो बेहतर है कि ये तमाम चीज़ें स्टार्ट में अंडरस्टैंड करके उसके साथ डिस्कस कर लिया जाए और क्लाइंट को या उसकी वेबसाइट को अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से राग़िब करना, उसके हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करनी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि जब हम ORM की प्रोफाइल बनाएंगे तो इन तमाम स्ट्रेटजीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि जब हम सर्विस दे रहे होंगे तो उनको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट आपका कैसे होना चाहिए। ये चीज़ हम वहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ये हो गया स्ट्रक्चर की, बैकलिंक इंटरलिंकिंग की बात, और आपने बैकलिंक कैसे लगाने हैं लाहौर एसईओ स्ट्रेटजी के अंदर, ये वो बात होगी। अब यहाँ में लिखा है नेक्स्ट के आपने बैकलिंक कहाँ से लेना है, कैसे बैकलिंक लगाना है, तो ये मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ मैंने ये बताया कि कंटेंट एसेट जो है वो उसका बनाने का मकसद यही होता है कि हम बैकलिंक जो हैं वो नेचुरली अट्रैक्ट करवाते हैं। यार आप, मैं ये समझ रहा हूँ आप ये जानना चाह रहे हो कि लिंकेबल एसेट आपने बना लिया तो उस लिंकेबल एसेट से एक बैकलिंक लेना है या मल्टीपल इंटरलिंकिंग लेनी है। तो मल्टीपल तब लेंगे जब आपका इंटेंट मल्टीपल होगा। लिंकेबल एसेट का मकसद ही मल्टीपल कीवर्ड को, मल्टीपल पेजेस को रैंक करवाने के लिए एक कंटेंट एसेट बनवाना है। अगर आपने सिंगल पेज है और उसी सिंगल पेज या सर्विस को रैंक करवाना है तो उसके लिए लिंकेबल एसेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिख के ही उससे आप बैकलिंक लेके उसको रैंक करवा लेंगे। कंटेंट एसेट को यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है दोबारा, और उसके बाद मैंने ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे जो अभी मैं समराइज सारा किया है वही मैंने यहाँ पे एक एक करके लिखा है कि आपने स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा। कि आपने सबसे पहले लिंकेबल एसेट से अपने रेलिवेंट सर्विसेज को इंटरलिंक देना है और 100% एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट के ऊपर लेना है। अब जब हम एग्जैक्ट मैच टेक्स्ट के ऊपर लिंकेबल एसेट से लिंक लेंगे तो आपको क्या लगता है कि जो एक पुरानी वेबसाइट है जिसने एक सर्विस पेज बना लिया हुआ है, आगे ना कन्फ्लिक्ट, उसने एक सर्विस पेज बना लिया हुआ है, वो ऑलरेडी इंडेक्स है और कई कीवर्ड पे रैंक हो रहा है, उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो उसका एंकर टैग, उसका लिंक, उसका जो URL है वो डिफरेंट है। अब URL ऐसा है जो बहुत ही अजीब व गरीब सा है, आपके कीवर्ड से मिलता जुलता है लेकिन वो कीवर्ड नहीं है। तो हमने लिखा है एग्जैक्ट मैच एंकर टैग से लेना, तो परेशान नहीं होना, तब भी एग्जैक्ट मैच से ही लेना, लिंकेबल एसिड से। कोशिश ये करनी है कि लिंकेबल एसिड आप बनवा रहे होगे तो कंटेंट राइटर को आपने बताना है भाई ये एग्जैक्ट कीवर्ड हैं जो आपने यूज़ करने हैं जब आप इन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करोगे, ताकि मैं इन पेजेस को इन कीवर्ड से लिंक कर सकूं। तो उस बात का जो पैराग्राफ में बात होगी उसका रिदम भी उसी हिसाब से बनेगा। अदरवाइज़ आप जब खुद से करने की कोशिश करोगे, अगर आप बहुत महान हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बेहतरीन है, आप खुद करो। अगर आप महान हो, नहीं कर सकते तो आप यकीनन कंटेंट राइटर के सर पे डाल दो कि मेहरबानी कर ये कीवर्ड है, पैराग्राफ का रिदम जो है, टेक्स्ट का, सेंटेंस का, बात का, वो इसी तरह से बना जिस तरह का मेरा ये लिंक के अंदर आने वाले वर्ड है उसी हिसाब से बना, ताकि हमें मैक्सिमम लिंक जूस ट्रांसफ़र हो, मैक्सिमम हम गूगल की अटेंशन को कैप्चर कर सकें कि 100% हम वाकई ही यही पेज रैंक करवाना चाह रहे हैं इसी वर्ड से। वो इसी सूरत होगा जब आप हर चीज़ मैच करेंगे। लिंकेबल एसिड के अंदर तो आप एंकर टैग वही रखेंगे ना जो आपका URL का है, आपने सिर्फ वहाँ से लिंक जूस लेना है रेलिवेंसी की वजह से। अब एंकर टैग्स बैकलिंक की बात कर रही हैं, वो तो बैकलिंक का एंकर टैग्स अगर आपने लिंकेबल एसेट के ऊपर लगाना है तो उसके अंदर कल ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, पता नहीं आपने क्यों नहीं सुना वो लेक्चर कल वाला, कि आपने जब लिंकेबल एसेट के ऊपर बैकलिंक लेने हैं तो उसके अंदर आपके पास फर्स्ट क्या 5 टॉपिक कवर करके आपने वो लिंकेबल एसेट बनाया, तो वो पाँचों के पाँचों कीवर्ड यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट यूज़ करोगे और उसके बाद आप LSI यूज़ करोगे। तो जब आपके पास वैरायटी ऑफ एंकर टेक्स्ट आ गया तो वहाँ पे टेंशन नहीं होगी कि वो पेनलाइज हो। यूँ होगा जो हम लिंक का सेट पे हम बैकलिंक ले रहे हैं,
उसको जो टाइटल है लिंक करने से उससे रिलेटेड जितने जो कीवर्ड्स बन रहे होंगे, टाइटल जो होगा हमारा वो आप एंड में जाएंगे जब थक जाएंगे, आप पहले अपना इंटेंट पूरा करेंगे। यार आप गेस्ट पोस्ट ले रहे हो $50 की, अब आपको मैं टाइटल में लूँ या LSI पे लूँ, तुम्हारा दिमाग ठीक है, आप कोशिश को आप एग्जैक्ट कीवर्ड पे लो, लिंकेबल एसिड के ऊपर दो। जब आप कर करके थक गए हो 20, 50, 100 आप लिंकेबल एसिड पे बैकलिंक लगा चुके हो, लाखों रुपए बर्बाद कर चुके हो, अब आपको एंकर टैक्स ना मिले तो आप लो, या आप ये देखो कि बहुत ज़्यादा स्टफिंग हो रही है एंकर टैक्स की, तब आप लो, चेंज करो। सर अगर हम एग्जैक्ट मैच कीवर्ड पे लेते हैं, अगर उस क्या नाम है उसी लिंक के बेसिस का वो चेंज है टाइटल, उससे कीवर्ड थोड़ा डिफरेंट है, तो भी कोई इशू नहीं है, तब भी हम एग्जैक्ट मैच। मैं वही बता रहा हूँ ना, आपने टाइटल ऑफ द पोस्ट लिखा कि आप मरी के अंदर छुट्टियां मनाने जाएं, कहीं नहीं जिक्र हाइकिंग का, कहीं नहीं जिक्र बूट का, कहीं नहीं जिक्र आपकी जुराब का, कहीं नहीं जिक्र आपके लैपटॉप का, तो टाइटल में तो है ही नहीं, आप नीचे जाके उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ना। इसी तरह टॉपिक जब आप लिंकेबल एसिड बनाएंगे तो आपका इंटेंट, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब आप लिंकेबल एसिड बनाएंगे आपका इंटेंट भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि आपने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखवाना है, साथ आप अपना ट्रांजैक्शनल गाइडलाइन का भी इंटेंट देखकर आपने उसको क्या कहते हैं इंटरलिंकिंग करनी है। आपने जो आर्टिकल लिखवाना है वो टोटल क्या कहते हैं कीवर्ड स्टफ ना हो, वो बिल्कुल ही क्या कहते हैं जानिबदार ना हो, वो गैर जानिबदार होना चाहिए। सेकंड स्टेप में मैंने बताया कि अदर सिंगल टॉपिक इंफॉर्मेशन आर्टिकल विल इंडिविजुअली बाय लिंक टू द टारगेट सर्विस। आपने जो और आर्टिकल लिखवाए हैं या नहीं लिखवाए तो लिखवा लें, अगर लिखे हुए हैं तो उनको आपने इंफॉर्मेशन जो सर्विस पेज है वहाँ पे इंटरलिंक दें एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर, या कोशिश करें रेलिवेंट कीवर्ड के ऊपर, और इसको हम क्रॉस इंटरलिंकिंग भी कहते हैं। अगर आप इनसे लिंकेबल एसिड्स को भी लिंक दे सकते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा। आपने जो इंफॉर्मेशन सिंगल टॉपिक आर्टिकल डाले हुए हैं, और यहाँ से इन आर्टिकल से अगर आप होम पेज को भी लिंक दे देते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इफ़ यू आल्सो टारगेट सम कीवर्ड्स टू रैंक, हाँ अगर आप होम पेज पे कोई कीवर्ड टारगेट करना चाह रहे हैं तो इंफॉर्मेशन आर्टिकल से आपने होम पेज को लाजमी लिंक देना है, ताकि होम पेज पे भी कीवर्ड इंफॉर्मेशनल आर्टिकल जो सिंगल आर्टिकल हैं उनसे भी लिंक जूस जाए। लिंक जूस नहीं जाता तो कम अज़ कम रेलिवेंस अथॉरिटी ट्रांसफ़र हो के वो आपका होम पेज रैंक हो। थर्ड स्टेप मैंने बताया कि सर्विसेज पेजेस जो हैं वो इंटरलिंकिंग होने चाहिए, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, वही बात अगेन मैंने यहाँ पे कर दी। एंड इवन लिंकेबल एसिड वाइजली, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, इवन लिखना था इवेंट लिख दिया। लिंकेबल एसिड वाइजली एज मैनी टाइम एज पॉसिबल। ओके, फोर्थ स्टेप जो है इफ़ यू आर टारगेटिंग टू रैंक, अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे ही दिमाग में रेज हुआ है। अब जैसे मैंने कहा कि एसईओ, वेब डेवलपमेंट, होस्टिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन, वीडियो कंटेंट है, और ये 4-5 मेन सर्विसेज हैं। आपने हर एक के ऊपर एक लिंकेबल एसिड बना लिया और उससे लिंक जूस आप दे रहे हैं, तो ये सवाल भी पैदा होता है कि हम एसईओ के लिए 2 लिंकेबल एसिड बना सकते हैं या किसी भी सर्विसेज के लिए 2 लिंकेबल एसिड बना सकते हैं? क्यों, इतना पैसा है आपके पास? सवाल पैसा का तो बाद में आया, मतलब बना सकते हैं, ऑप्शन है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है ना, वो दोनों का आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो गया। नहीं वो भी फर्क नहीं पड़ता, ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल जवाब इसका है कि ज़रूरत नहीं है। पेज को अलग कर दें, ऑफ पेज को अलग कर दें और लिंक के बाद फील्ड में सबको समराइज कर देते हैं ना, ऑफ पेज को भी ऑन पेज को भी, सबको इकट्ठा ही। वो फिर आप इस तरह कर सकते हैं इस सूरत में, हाँ आप इस सूरत में कर सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट आर्टिकल लिंकेबल एसिड है उसके अंदर वाकई 8-10 टॉपिक या 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो सर्विसेज बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तब आप उनको अलग अलग कर दें, तो उस सेंस में बन सकता है लिंकेबल एसिड मल्टीपल। जैसे आई2टीवी में था 2 थे मेन काफी पिलर पोस्ट उसकी 2 थी, तो उसके अंदर ऐसे ही किया था, उसमें 2 लिंकेबल एसिड्स बना दिए थे, हाफ टॉपिक उसमें कवर कर दिए थे, हाफ टॉपिक उसमें कवर कर दिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन आप ये कहें कि फर्स्ट क्या एक ही जैसे टॉपिक दोनों में कवर करना चाह रहे हैं तो नहीं करें। 3000 वर्ड का लिंकेबल एसिड है, उसमें अगर आप ऑन पेज को लिखने बैठो तो ऑन पेज में जितनी टर्म्स आती हैं
वो सारे 3000 वर्ड्स में कवर होंगी। और ऑफ पेज में अगर आप हर तरह के बैकलिंक को उसके एंकर टेक्स्ट क्लियर करने बैठे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, बन सकता है। बेहतर हाँ, होगा। मैं वही कह रहा हूँ, ये तब होगा जब ज़रूरत हो। अगर ज़रूरत नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं बनाना कि एक जैसा एक और लिंकेबल एसिड नहीं बनाना। अगर ज़रूरत है तो आपने बना लेना है। वो बात वही होगी ना, टॉपिक, सब टॉपिक, फिर माइक्रो टॉपिक। अब ये तीन दर्जों में आ गया, फिर जाके आप बना सकते हैं कि लिंकेबल एसिड भी मल्टीपल बन सकते हैं अगर ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो नहीं बनाना। ज़बरदस्ती नहीं करनी कि यार आपने 6 लिंकेबल एसिड ही बनाने हैं। खिचड़ी क्या पक जाएगी, आपकी मेहनत भी ज़्यादा हो जाएगी, आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। क्योंकि जितने लिंकेबल एसिड बढ़ते जाएंगे उतनी बैकलिंक, गैस पोस्ट, उतनी आपकी वर्किंग बढ़ती जाएगी। रिजल्ट्स भी बेहतर आ सकते हैं ना यार, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, रिजल्ट तब बेहतर आएगी जब ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो क्या रिजल्ट आपने हाँ, आप कहोगे रिजल्ट बेहतर बनाने के लिए एक और लिंकेबल एसिड बना लो, तो वो बेवकूफ़ी होगी। वो ज़रूरत नहीं है, पैसा बर्बाद करने वाली बात है। लिंकेबल एसिड आपस में तो कभी इंटरलिंक नहीं होंगे ना। हो सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। यार आप, हाँ जी, 5 लिंकेबल एसिड बनाए। आप अगर देखो सेंस बनती है तो आपने एंकर टेक्स्ट के ऊपर फिर नहीं लेना ना। आपने टॉपिक, पूरा का पूरा टॉपिक वाइज अगर बात कर रहे हैं, अब मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट का आपने एक इंटरलिंक किया, उसके अंदर आप कहीं बात कर रहे हैं एसईओ की, अलग से लिंकेबल एसिड है, एसईओ अलग से है, वहाँ पे एसईओ से आप लिंकेबल एसिड को लिंक कर दो। उसके अलावा जैसे आप कह रहे थे कि अगर एसईओ की बात करते हैं उसमें से 3000 वर्ड से बहुत ज़्यादा हो गया उससे, तो आप रीड मोर करके उसको एक और लिंकेबल एसिड के ले जा पेज या ऑन पेज में कहीं पे कंटेंट की बात होती है कि ऑफ पेज में गेस्ट पोस्ट के लिए एक बैकलिंक होता है, गेस्ट पोस्ट उसके लिए आपको कंटेंट की जरूरत होती है, एक बड़ा अच्छा होना चाहिए। या ऑन साइट में कंटेंट, तो वहाँ पे जो कंटेंट का लिंकेबल एसिड है उसको इंटरलिंक, यही तो मैंने यहाँ लिखा है कि क्रॉस इंटरलिंकिंग भी करें आप। हम एग्जैक्ट इसी जगह पे हैं कि आप क्रॉस इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। एसेट्स की भी आपस में होती है। हाँ, एसिड टू एसिड आपने क्या कहते हैं, क्रॉस इंटरलिंकिंग कर ली, वहाँ पे आपका इंटेंट क्या होगा, रेलिवेंसी ना, रेलिवेंसी है ना कि लिंक जूस ट्रांसफ़र है। क्योंकि आपने सिंगल वर्ड के ऊपर इंटरलिंक किया है, ना कि कीवर्ड के ऊपर, ना कि फ्रेज के ऊपर, आपने सिर्फ रेलिवेंसी पैदा करने के लिए इंटरलिंक कर दिया। जितने भी बैकलिंक्स जो हैं वो फोर्स कर रहे हैं उनके लिंकेबल एसिड को, एसईओ के लिंकेबल एसिड को एसईओ सर्विस पेज पे लिंक जूस फेंकने के लिए, तो उसका कुछ हिस्सा कंटेंट राइटिंग वाले को भी तो चला जाएगा। क्योंकि वो तब जाएगा ना जब हम उसको क्या कहते हैं, एक एंकर टेक्स्ट के ज़रिए से लिंक जूस दें। वो एंकर टेक्स्ट तो गूगल कुछ भी उठा लेगा, उठा के उसको कह देगा हाँ भाई लिंक जूस के लिए किया हुआ है। गूगल को हम डायरेक्टली तो नहीं बता रहे यार, गूगल देखता है ना किस एंकर, वही तो मैं बता रहा हूँ। आपने एक लिंक इंटरलिंक किया, जो आपका पेज है, सर्विस है वेब डिज़ाइनिंग, आपने उसका एंकर टेक्स्ट रख दिया एसईओ, क्या आपको लगता है कि आपको रैंकिंग मिलेगी? लिंक जूस चला गया, रैंकिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपका टॉपिक ही नहीं है एसईओ, आप एसईओ के ऊपर इंटरलिंक कर रहे हो, यूआरएल ही नहीं है एसईओ, पेज ही नहीं है एसईओ, आपने वेब डेवलपमेंट पेज के ऊपर एसईओ का एंकर टेक्स्ट ले लिया, रैंकिंग नहीं आएगी, लिंक जूस भले आ जाए, उसका पेज अथॉरिटी बढ़ जाएगी। रैंकिंग तभी आएगी ना जब हम उसको एग्जैक्ट सेम रेलिवेंट करके एंकर टेक्स्ट देंगे। जब आपका एंकर टेक्स्ट है कंटेंट और आपने कंटेंट वाले लिंकेबल एसिड पे दिया तो रेलिवेंसी ट्रांसफर हुई ना, लिंक जूस तो ना ट्रांसफर हुआ, रैंकिंग तो ना ट्रांसफर हुई। जब आपने इंट्रोड्यूस किया था इसको तब आपने ये कहा था कि लिंकेबल एसिड में बाकी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स का लिंक होगा, लेकिन कभी भी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल में लिंकेबल एसिड का आपने इंटरलिंक नहीं करना। वो आर्टिकल से बड़े आर्टिकल में लिंक आपने कभी भी नहीं करना, ये बात आपने बताई नहीं। बात ये है, वो बात वहाँ पे आती है ज़रूरत के ऊपर। अगर आप देखें सेंस बन रही है, ज़रूरत बन रही है, आपने एक लिंकेबल एसिड बना लिया, आपने एक लिंकेबल एसिड बना लिया, हम सर्विस दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि लोकल एसईओ की दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ई कॉमर्स की, निश एसईओ दे रहे हैं, हम ऑन पेड एसईओ कर रहे हैं, गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं, एक हमने लिंकेबल एसिड बना दिया, तो पूरा का पूरा लिंकेबल एसिड बना हुआ है। अब इससे हम उन तमाम सर्विस पेजेस को लिंक जूस दे रहे हैं, ज़बरदस्त जा रहा है, रैंकिंग भी आ रही है। आपने 6 महीने बाद, साल बाद एक आर्टिकल लिख दिया कि हमें कंटेंट राइटर की ज़रूरत है, या हम कंटेंट राइटिंग की स्किल्स को कैसे हासिल किया जा सकता है, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिख दिया, वहाँ से आप एक लिंक जूस दे दो, इंटरलिंक कर दो लिंकेबल एसिड को।
और इस लिंकेबल एसिड में उसी आर्टिकल का लिंक पहले से मौजूद होगा, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन, आपने कहा कि लिंकेबल एसिड में इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स को हम इंटरलिंक करेंगे कर सकते हैं। रेलिवेंसी आप अब देखो, अगर आप लिंकेबल एसिड के अंदर इसी तरह अगर आपने इन तमाम चीज़ों का एक लिंकेबल एसिड बनाया हुआ है और वहाँ पे बात चल रही है कि कैसे कंटेंट राइटिंग की स्किल्स को हासिल किया जाता है, तो उसके ऊपर आप अपना इस टॉपिक का मौजूद करंट आर्टिकल इंटरलिंक कर देते हैं, तो उससे हमारा वही कीवर्ड ही रैंक होगा जो इंफॉर्मेशन आर्टिकल है। तो उल्टा उसको फ़ायदा हो गया ना हमारा कि हमने एक और कीवर्ड भी उससे रैंक करवा लिया लिंकेबल एसिड से। अब इंटेंट समझो ना, कॉमन सेंस को देखो कि हमारा इंटेंट बदल जाता है, ज़रूरत के हिसाब से इंटेंट बदल रहा है, सिचुएशन के हिसाब से इंटेंट बदल रहा है। जैसे जैसे इंटेंट बदलता है तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन है ब्रेक करते जाओ। आपने लकीर का फ़कीर नहीं होना कि एक कहा गया, एक केस में कहा गया ना, जब केस चेंज हो गया, इन माई केस, मेरे केस में चीज़ बदल गई, तो उसको उसी तरह से आप फ्लेक्सिबल करके घुमा लो। आपने लकीर का फ़कीर नहीं होना। अच्छा, फिर अगर दो लोगों की तो डिफरेंट राय हों तो उसमें फिर एक बंदा कहे ये ठीक है, वो कहे वो ठीक है, तो जब उस्ताद चेक करे वो फिर वाट लगा दे सपोज, तो फिर क्या होगा? तो मुझे लगा कि ये सपोज मुझे लगता है कि क्योंकि पूरा बैग लग रहा है लिंकेबल एसिड के ऊपर, मैं अगर टीम फॉर्च्यून की बात करूँ कि आर्किटेक्चर ड्राफ्टर और आर्किटेक्चर ड्राफ्टिंग एक लिंकेबल एसिड है, और जितने भी हमने इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स लिख पाए, 5 लिख पाए, लिंकेबल एसिड में उन पाँचों का लिंक है। अब मुझे ये पता है कि लिंकेबल एसिड से उसको लिंक जा रहा है, तो इससे लिंकेबल एसिड को लिंक ना जाए, मतलब वाइस वर्सा ना हो। अब मैंने पूछा कि वाइस वर्सा हो सकता है, आपने कहा वाइस वर्सा हो सकता है। अब मुझे लगा भी सही कि अगर मैं वाइस वर्सा करूँ भी सही, रेलिवेंसी को नज़र में रखते हुए, तो ठीक है। बात तो यहाँ पे सिर्फ एंकर टेक्स्ट की आ जाएगी, आप फंसोगे सिर्फ एंकर टेक्स्ट पे। जैसे मैंने आपको कहा कि इंफॉर्मेशनल लिंकेबल एसिड से आपने हेडिंग ऑफ द टॉपिक का जो हेडिंग है पूरा कि हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग सर्विसेज, हाउ टू लर्न, आपने इसी पूरे के पूरे पैराग्राफ को लिंक कर दिया, सेंटेंस को लिंक कर दिया उसी इंफॉर्मेशन आर्टिकल के ऊपर, तो सेंस बन रही है। और इसी तरह उसी इंफॉर्मेशन आर्टिकल के अंदर आपने कहा कि कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज क्या होती हैं, किसने में चार्ज होती हैं, फलान ढिमकान, तो वहाँ से आप सर्विस पेज को भी दे सकते हो, वहीं से आप लिंकेबल एसिड को भी दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ का फैसला क्या कर रहा है, आपका इंटरलिंक करते वक्त जो एंकर टेक्स्ट आपने चूज़ किया, आपका फैसला वो चीज़ कर रही है, ना कि बाकी बातें कर रही हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने जो एंकर टेक्स्ट चूज़ किया जो रेलिवेंसी बनाएगा, तो वो आप अगर 2 बंदे कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आप आपस में ये बहस करो कि रेलिवेंसी क्या बना रहा है, सेंस बना रहा है, क्या उसके साथ होना ज़रूरी है। आपने कहा कि हाउ टू लर्न कंटेंट राइटिंग, और उसके ऊपर आप कंटेंटेबल एसिड से एक लिंक कर रहे हो, एंकर टेक्स्ट कंटेंट राइटिंग सर्विस या कंटेंट राइटिंग स्किल, तो गलत होगा। आप पूरा का पूरा पैराग्राफ दो उसको, या उसको रीड आल्सो कर जाओ अगर आपने रैंक करवाना है वो आर्टिकल भी। तो सेंस बनती है तब जब आप एंकर टेक्स्ट की चूज़ करोगे, सिलेक्शन ऑफ एंकर टेक्स्ट पे जाके बात बनेगी, अब वहाँ फंसोगे बस। थर्ड स्टेप क्या था, सर्विस पेज नीड टू इंटरलिंक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप, इफ यू आर टारगेटिंग टू रैंक कीवर्ड फ्रॉम होम पेज your competitor are doing, you also need to interlink source relevant article to home page। चौथा स्टेप वही बात है कि अगर आपका कीवर्ड आप जो रैंक करवाना चाह रहे हैं होम पेज पे, या आपके कंपटीटर वो कीवर्ड होम पेज पे रैंक कर रहे हैं मैक्स, यानी आपने सर्च रिजल्ट के अंदर देखा कि जो ट्रेंड चल रहा है उस कीवर्ड को रैंक होने के लिए वो ज़्यादातर गूगल जो रैंक कर रहा है वो कीवर्ड होम पेज पे, ना कि सर्विस पेज पे, तो आपने वो उस कीवर्ड को भी होम पेज पे ही रैंक करना है। तो उसके लिए फिर आपने लिंकेबल एसिड बनाओ, भले इंफॉर्मेशन आर्टिकल जो लिखे हैं उन दोनों से आपने होम पेज को भी लिंक देना है उस एग्जैक्ट कीवर्ड से, ताकि होम पेज पे वो कीवर्ड रैंक कर जाए एंकर टेक्स्ट के ज़रिए। दोनों पे देंगे, एक ही करके देंगे, किसी एक पे, जैसे सर्विस पेज भी है और लिंकेबल एसिड भी है। सर्विस पेज कब कहा है मैंने यार, एक कीवर्ड है जो सारी दुनिया होम पेज पे रैंक कर रही है, तो उसका तुम सर्विस पेज क्यों बनाओगे? जैसे आपने कहा कि अगर बना हुआ तो उसको लिंक देंगे होम पेज। मैंने कहा
कि उसको मैंने उसको कहा है इंफॉर्मेशन आर्टिकल से इंटरलिंक करेंगे और कंटेंट एसिड से करेंगे। अगर उसने सर्विस पेज भी बनाया हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल, हो भी सकता है कि सर्विस पेज भी बनाया हुआ उसने, तो सर लेकिन जब सर्विस पेज बनाया होगा ना उसको आपने फिर उस कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज नहीं करना, ना ही उसके अंदर कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए वो। तो फिर दोनों मतलब इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है और लिंकर बेलेस्ट है, दोनों से आप देंगे होम पेज के लिए, दोनों हाँ दोनों डालेंगे, मैक्सिमम चला जाए ना इंटरलिंकिंग। दोनों में होम पेज का लिंक हाँ, आपने गूगल को डिस्करेज करना है उस एग्जैक्ट सर्विस के ऊपर, अगर उसका सर्विस पेज भी बना हुआ है। आपका मकसद है कि होम पेज पे लैंड करें। अच्छा, होम पेज पे लैंड करवाने का मकसद यही है कि सर्विस पेज ना हो, यानी आपने वहीं से कन्वर्जन लेनी है, होम पेज से ही कन्वर्जन लेनी है, तो उसका सर्विस पेज बनाने का क्या मकसद है? ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, सिंपल सी बना बात। हुआ है तो उसको होम पेज के साथ इंटरलिंक ना कर दें, वो फिर उसी के अंदर एंड में जाके उसको सी मोर करके इंटरलिंक कर दें। या फिर उसको नॉन इंडेक्स किया जा सकता है। नहीं, नो इंडेक्स ना करो, उसको सी मोर करवा दो। मैं कह रहा हूँ ना, उस सर्विस पेज को ऑप्टिमाइज ना करो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड डेंसिटी उसको ऑप्टिमाइज ना करो, ताकि कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ना हो। फिर ऑफ पेज स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है कि बैकलिंक आर क्रूशल टू रैंक हायर एंड मेक द अथॉरिटी ऑफ अ वेबसाइट। लाहौर स्ट्रेटजी फॉर बैकलिंक के लिए वही चीज़ें हैं जो ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया जो मैंने इन्फोग्राफिक को आपको बताते हुए कि कैसे कैसे कहाँ पे आपने गैस पोस्ट लेनी है, या लिंकेबल एसिड पे किस तरह के बैक लिंक लेने हैं, ब्रांडिंग एसिड पे किस तरह के बैक लिंक लेने हैं, और अगर होम पेज पे लेने हैं तो वो कौन से बैक लिंक हैं, क्या टेक्स्ट हैं, और अगर ब्रांडिंग के लिए आपने बैक लिंक लेने हैं, फॉरम है, वेब 2.0 है, प्रोफाइल है। तो जैसे दूसरी एसिड स्ट्रेटजी है, जैसे कराची एसिड स्ट्रेटजी है सेम, वैसे ही इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, सेम मेथड बाकी का आ गया बैकलिंक्स के हवाले से। और एंकर टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से मैं ऑलरेडी कराची एसिड स्ट्रेटजी के अंदर आपको समझा चुका हूँ। ये जितने भी चारों की चारों स्ट्रेटजीज हैं, तमाम के लिए एंकर टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आपकी ओवरऑल वेबसाइट की जो होनी चाहिए, वो कराची एसिड स्ट्रेटजी में आप लोगों को समझा चुका हूँ। हमारी इस लाहौर एसईओ स्ट्रेटजी कंप्लीट हुई। कोई सवाल है तो पूछ लें मज़ीद। चलो रेस्ट करते हैं, वाइंड अप करो।